हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट बैन के बारे में देखेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो राइस का कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था और उसी के कंटेक्स्ट में जो है अभी आईएमएफ चीफ जो थे ओलिवर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को अपना ये डिसीजन वापस ले लेना चाहिए ताकि वर्ल्ड में जो है ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन ना हो। बेसिकली अभी जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रही है 29 अगस्त को 2023 को दैनिक भास्कर में एक एडिटोरियल छपा था, गेहूं में आत्मनिर्भर देश चावल उत्पादन से क्यों बचते हैं। इसी टॉपिक को जो है अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके जीएस पेपर 3 का एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन प्री में भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ हद तक। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इंडिया जो है वो राइस के कुछ पर्टिकुलर वैरायटी का एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगाया। देखो सिंपल सा बात है कि ऑलरेडी इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है राइस का वो बहुत ही ज़्यादा कम होने का चांसेस है इस साल। क्यों? क्योंकि जो मानसून है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले है। रेनफॉल जो है वो उस क्वान्टिटी में नहीं हुआ जिस क्वान्टिटी में होना चाहिए था। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है राइस का वो काफ़ी कम होने का चांसेस है। अब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड को वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा और डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं हो, इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट के पास सफिशेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो ये बैन है वो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है। एक रीज़न ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है इसको सपोर्ट करना चाहता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टारगेट है कि 20% ब्लेंडिंग को अचीव करना है 2025 तक। इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए या इस टारगेट को अचीव करने के लिए भी कहीं ना कहीं राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? बेसिकली सिंपल सा देख लो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है कि जो पेट्रोल या डीजल है, ये पेट्रोल और डीजल में हम लोग क्या करते हैं कि इथेनॉल को मिक्स करते हैं, इसी को हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। अब ये इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल सिंपली इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। और ये इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है? तो ऐसा कोई भी फूड क्रॉप जिसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसका हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, वीट हो गया, ये सब में क्या है, स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इन सब का जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे शुगर केन का, कि ये यहाँ पे शुगर का फर्मेंटेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे शुगर है, शुगर में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ईस्ट डाल रहे हैं या तो फिर आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल सकते हैं या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया डाल सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ये जो अल्कोहल है इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल बोल रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो इथेनॉल है इस चीज़ को हम लोग पेट्रोलियम या फिर डीजल ये सब में मिक्स करते हैं और उसके बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बात आता है कि क्यों हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, क्यों एथेनॉल को हम लोग पेट्रोलियम या डीजल में मिक्स कर रहे हैं। देखो सिंपल सा बात है कि जो एथेनॉल है इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है ये हमेशा फायर को बूस्ट करता है, आग लगाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि लकड़ी जो होता है वो पूरा नहीं जल पाता है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और लेकिन वही अगर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर होता है तो उस केस में पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली कम्बस्ट कर जाता है। तो सेम रीज़न यही है पेट्रोल और डीजल के साथ एथेनॉल को मिक्स करने का, कि जब पेट्रोल और डीजल के साथ एथेनॉल मिक्स किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है पेट्रोल और डीजल में, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल ये सब का कंप्लीट कंबशन होता है और कम से कम धुआं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एमिशन है टॉक्सिक गैसेस का ये कम से कम होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल हम लोग का जो नया बन के तैयार होता है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट फ्रेंडली होता है। इवन ये जो एथेनॉल है क्योंकि इसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट से जो कि सन का मतलब जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो इसलिए हम लोग बोल भी सकते हैं कि जो ये एथेनॉल है कहीं ना कहीं रिन्यूएबल फ्यूल है। और तो और इंडिया जो पेट्रोल का इंपोर्ट करता है 2020-21 में
जो है इंडिया पेट्रोल का $551 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और अगर इंडिया अपना ये टारगेट जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 तक अचीव कर लेता है, तो उस हिसाब से इंडिया लगभग हर साल 30,000 करोड़ रुपए जो है वो अपना एक्सपोर्ट में जो इंडिया इंपोर्ट में जो इंडिया खर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेव कर पाएगा। मतलब हर साल इंडिया $4 बिलियन जो है वो इतना अमाउंट ऑफ रुपीज़ इंडिया सेव कर पाएगा। तो ये हम लोग देख रहे थे कि इंडिया जो है क्यों एक्सपोर्ट का बैन कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। एक रीज़न तो हम लोग देख चुके हैं, डोमेस्टिक सप्लाई में सफिशेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग का रीज़न हम लोग देख लिए। ऑयल इंपोर्ट्स को सस्ता करने के लिए जो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है तो इंडिया सालाना जो है वो 30,000 करोड़ रुपए सेव कर पाएगा, जो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए बेनिफिशियल है। इवन जो एथेनॉल अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो राइस इंडिया में है उसको हम लोग कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री सेक्टर में जानवरों को खाना देने के लिए या चारा देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर इंडिया का स्टेटस देखें राइस एक्सपोर्ट में, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो चाइना है, और लेकिन जो एक्सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है। और इसी चीज़ पे क्वेश्चन ये एडिटोरियल उठा रहा है कि क्यों इंडिया जो है वो राइस का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को इतना ज़्यादा राइस का एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये किस तरीके से नुकसान करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो सिंपल सा बात है कि जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में, टोटल वीट का जो एक्सपोर्ट होता है वो 225 मिलियन टन एक्सपोर्ट होता है, और राइस का जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड ओवर 58 मिलियन टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट होता है। और इस 58 मिलियन टन का जो 40% है, मतलब कि दुनिया भर का जो 40% एक्सपोर्ट है वो अकेले इंडिया कर रहा है। मतलब कि अगर ये 58 मिलियन टन का हम लोग एक्सपोर्ट निकालें 40%, तो लगभग आता है 23.2 मिलियन टन ऑफ राइस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है हर साल। इवन अगर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1 केजी राइस को जब हम लोग उगाते हैं तो 1 केजी राइस जो है वो प्रोड्यूस होने में लगभग 4,000 से 5,000 लीटर जो है ये पानी कंज्यूम करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ये इवन ये डाटा आपको NCERT में भी देखने को मिल जाएगा कि 1 केजी राइस को उगाने में 4,000 से 5,000 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम हो जाए। और इंडिया जो है वो 23.2 मिलियन टन ऑफ राइस जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि अगर इसमें कितना ज़्यादा पानी का कंजम्पशन हो जाए तो 23.2 मिलियन है, ये टन को हम लोग केजी में कन्वर्ट किए, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, और 4,000 लीटर हम लोग लेके चल रहे, जबकि 4,000 से 5,000 लीटर लगभग इतना पानी यूज़ होता है, तो हम लोग 4,000 लेके चल रहे। तो लगभग इससे आता है क्या कि 92.8 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर जो है वो इंडिया इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर जाए, क्योंकि इतना जो इंडिया एक्सपोर्ट कर जाए उसमें इतना ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन हो जाए। 92.8 लाख करोड़ लीटर वाटर इंडिया इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। किस कंडीशन में, अगर आप इंडिया का मैप देखें, वाटर स्कैरसिटी का मैप देखें, तो ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है ये वो एरिया जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी काफ़ी ज़्यादा है। खास करके इंडिया का वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन हो गया, इंडिया का सदर्न इंडिया हो गया। ये जो वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन है इस जगह पे राइस का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। खास करके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, ये वाला रीजन में राइस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन ये जो सदर्न इंडिया वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला, यहाँ पे भी राइस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जबकि ये सारा एरिया जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट है, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो जब हम लोग बाहर का कंट्री को राइस सप्लाई कर रहे किस कॉस्ट पे, कि इंडियंस में जो इंडियन सिटीज़न है वो वाटर स्कैरसिटी से जूझ रहे, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए किसी भी एंगल से ये फ़ायदे का सौदा तो नहीं है। इवन अगर हम लोग देखें इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो था वो 6042 क्यूबिक मीटर्स था। लेकिन 2021 में ये क्या होता है कि अभी 2021 में ये लगभग ये 75% घट चुका है। 75 साल बाद 75% घट चुका है। ये जो है 2021 में 1486 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ही हर इंसान के लिए अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज़ हुआ है। आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे तो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ना एक फैक्टर है,
लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हम लोग इरिगेशन में जो है पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में कि इरिगेशन में अगर सपोज़ कर लो इंडिया जो है वो 100 लीटर पानी टोटल कंज्यूम करता है, तो वो 100 लीटर में से 85.3 लीटर पानी जो है वो केवल इरिगेशन में, सिंचाई में यूज़ कर रहे हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए केवल 6.3% पानी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में 1.3%, एनर्जी सेक्टर में 0.3%। मतलब कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है वो इरिगेशन में कर रहा है। तो ये इरिगेशन में भी जो कर रहा है वो मैक्सिमम ऐसे क्रॉप्स में कर रहा है, जैसे ये राइस हो गया, आपका शुगर केन हो गया, ये सब में सबसे ज़्यादा जो है पानी का खपत हो रहा है। इवन क्योंकि इंडिया में मानसून जो है वो टाइमली नहीं हो पा रहा है अभी, तो उस केस में ये ग्राउंड वाटर कंजम्पशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास करके जब ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये वो रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जब ऐसे रीजन जो है वो राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वैसे केसेस में क्या होता है, ग्राउंड वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर स्कैरसिटी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो है ये आर्टिकल लिखा गया है कि इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वाटर जो है जो इतना क्रूशियल है उसके कॉस्ट पे कर रहा है। और ये वाटर कोई 1-2 लीटर का नहीं है, ये 92.8 लाख करोड़ लीटर वाटर है। इंडिया जो 2022 में जो इंडिया का पैडी प्रोडक्शन था, जो राइस प्रोडक्शन था, वो लगभग 131 मिलियन टन्स था। तो इंडिया कितना ज़्यादा वाटर जो है वो राइस प्रोड्यूस करने में खर्च कर रहा है, ये आप इसी से समझ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो धीरे धीरे मिलेट्स पे शिफ्ट करना स्टार्ट करें, जिसमें वाटर कंजम्पशन क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इवन फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है राइस का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी कम किया है, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मेन हम लोग का यहाँ पे जो टॉपिक है वो इस चीज़ पे है कि इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो राइस का क्यों इतना ज़्यादा कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि वर्ल्ड में इतना सारा कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाइना तो इवन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्यों राइस के एक्सपोर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है जितना इंडिया कर रहा है? रीज़न सिंपल है कि ये कंट्रीज़ जो है वो अपना पानी सेव कर रहे हैं। इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का जो मतलब ये सब प्रमोट करते हैं, या प्रमोट करना सही नहीं होगा, मतलब ये सब जो है ज़्यादा फेवर करते हैं कि ये इंडिया से राइस खरीदे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपना पानी सेव कर रहे हैं। इंडिया का ग्राउंड वाटर लगातार डिप्लीट होता जा रहा है, वाटर कंटामिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने की वजह से कि यहाँ पे जो ये हरियाणा पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लोराइड पॉइजनिंग देखने को मिला है। फ्लोराइड पॉइजनिंग से क्या हो रहा है कि जो लोगों का बोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहा है। ये जो बंगाल बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारा जो है मतलब डिसीज़ जो है ये भी फैल रहा है, जो वाटर एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से हो रहा है, जो मतलब हम लोग ग्राउंड वाटर से एक्सेसिव वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन सिचुएशन इतना ज़्यादा बुरा है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी सारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मतलब बिल्कुल ड्रॉट प्रोन हो चुका है। अगर हम लोग शुगर केन का कल्टीवेशन के बारे में देखें तो जो शुगर केन है वो इंडिया का जो टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो यहाँ पे नदर्न बेल्ट में ये वाला स्टेट्स है, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार वाला, और सदर्न स्टेट्स का ये वाला स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो जितना ज़्यादा डार्क में है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जैसे फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे कर्नाटक है, और जो जितना ज़्यादा लाइट है वो 10th पोजीशन पे, जैसे उत्तराखंड सबसे ज़्यादा लाइट है। यहाँ पे दिक्कत इस चीज़ का है कि जब शुगर केन का कल्टीवेशन जो है ये यूपी वाला रीजन या ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला रीजन ये इतना ज़्यादा शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहा है, तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे वाटर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। वाटर स्कैरसिटी वाला रीजन है, जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब वाला रीजन, चाहे ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला रीजन, यहाँ पे वाटर नहीं है। तो जब ये स्टेट्स मतलब शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को बैकफायर कर रहा है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली भी करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि ये स्टेट्स हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से चेन्नई में लगातार जो है वो वाटर क्राइसिस का सिचुएशन बढ़ता ही चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल जो वो डिप्लीट करता जा रहा है। तो एक तरफ तो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, दूसरी तरफ जो है हम लोग का शुगर केन और राइस कल्टिवेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को ब्राज़ील से सीखना चाहिए कि ब्राज़ील किस तरीके से जो शुगर
बना रहा है वो केवल शुगर केन से नहीं बना रहा है, वो और भी अदर सोर्सेस से शुगर बना रहा है। सेम काम इंडिया को भी करना चाहिए कि शुगर केन का जो शुगर बनाने का जो सोर्स है उसको हम लोग को केवल राइस या शुगर केन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और भी क्रॉप्स पे होना चाहिए, ताकि हम लोग एथेनॉल बना सकें और एथेनॉल ब्लेंडिंग सक्सेसफुली फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, इवन अगर हम एक स्टेटमेंट देखें स्टीवन सोलोमन का, ये एक बुक लिखे थे वाटर। इस बुक में ये बताते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा 21st सेंचुरी में वो वाटर क्राइसिस को लेकर के हो सकता है। तो ये इस पोटेंशियल डेंजर को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये वाटर क्राइसिस का जो थ्रेट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इंदस वाटर रिवर का इशू देख लो, ब्रह्मपुत्र वाटर रिवर का इशू देख लो, चाहे फरक्का बराज का इशू देख लो, वाटर क्राइसिस लगातार कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को मेंस एग्जामिनेशन में खास करके एग्रीकल्चर का पेपर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को। इवन पीटी में आने का भी चांसेस है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है पीटी के लिए जितना ये मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।